खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त एक आला सतही वफ़द के साथ सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं और ये पहला दौरा है उनका वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद सऊदी अरब का, और इसकी बड़ी अहमियत है। और इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के बहुत से ऐसे शोबों में ताउन करने पर इत्तफाक किया है और ताउन बढ़ाने पर बल्कि इत्तफाक किया है। सऊदी अरब जो तकरीबन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है पाकिस्तान में, एक ऑयल रिफाइनरी में, जो अनकरीब उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। इस वक्त भी पाकिस्तान के स्टेट बैंक में सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो सऊदी अरब ने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को दिए थे ताकि हमारे ऊपर डॉलर का प्रेशर कम हो, और वो इस साल के आखिर तक, अभी तक जो हमारा एग्रीमेंट है, रहेंगे और वो एक्सटेंड भी हो सकता है। इससे पहले भी सऊदी अरब पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल जो है वो सप्लाई करता रहा है, और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की हर मुमकिन ना तौर पर जब भी ज़रूरत पड़ी है सऊदी अरब की मदद की है। तो ये जो एक दोस्ती का रिश्ता है ये बड़ा अहम है और प्राइम मिनिस्टर ने इसको आगे बढ़ाने का अयादा किया है, और इसके साथ साथ जो सऊदी हुकाम है उन्होंने भी इस चीज़ को, इस पर जोर दिया है। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान अपने ताल्लुकात या अपने जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं और दीगर जो मुल्क हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनसे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और बढ़ा भी रहा है, अपनी हमारी खारजा पॉलिसी इस सिमत में जा रही है। दूसरी तरफ हम दुश्मनों में भी घिरे हुए हैं, और हाल ही में एक बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 20 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है पाकिस्तान के अंदर, और इस बात का इतराफ़ भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया और कहा कि अगर बाद में भी कभी मौका मिला तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयां करेंगे। और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूके में कितने ही ममालिक भारत के इस शर से महफूज नहीं है। यानी रॉ ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग की जो हिकमत अमली अपनाई है और दहशत गर्दों को एम्प्लॉय करने की जो हिकमत अमली है वो बहुत ही खतरनाक है। इस पर दफ्तर खारजा ने कहा है कि कोऑर्डिनेटेड इस पर एक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है कि अगर हम एक महज़ब दुनिया में रहना चाहते हैं तो इस किस्म के इकदाम की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर कमर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब आपका। डॉक्टर आमना महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, सर थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध के, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका भी। इंजीनियर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। पहले तो ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब भी कोई भी वजीर आज़म नया मुंतखब होता है और हल्फ उठा लेता है, ये एक सेट नॉर्म है, ट्रेडिशन है कि पहला दौरा सऊदी अरब का होता है। शहबाज शरीफ साहब ने पहला दौरा भी जब किया था, जब पहले वजीर आज़म बने थे सऊदी अरब का, इसकी क्या वजह है कि ताल्लुकात हैं हमारे? कोई देखें मतलब इसकी 2-3 वजूहात हैं। प्राइमरीली तो ये वजह है कि आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी ज़िंदगी में बेहतर काम करता है, चाहे उसका कारोबार इस्टेब्लिश होता है, तो वो अमूमन हिजाज का रुख कर। तो एक तो हमारा आइडियोलॉजिकल, चूँकि वो एक हेड क्वार्टर है, तो वो फिर अक्सर प्रमोशंस के बाद ऑफिसर्स जाते हैं और दीगर, ये एक मतलब हमारा एक अच्छी बात है। एक तो ये वजह। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब ने हमेशा, यानी ये आप टाइम टेस्टेड बात है, सिर्फ हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नहीं बल्कि जो दीगर हुकूमतें आई, बल्कि इवन आप समझ सो कि जो अपना ऑटोक्रेट्स आए यहाँ पर, तो अमरीयत आई जब, तो तब भी जो मैन उसके पीछे, उन पाकिस्तानी कौम के पीछे, पाकिस्तानी मुल्क के पीछे वो सऊदी अरब था हमेशा से। तो एक तो मुश्किल वक्त में आदमी हमेशा अपने उस दोस्त की तरफ देखता है। तो ये एक रवायत सिर्फ मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता नहीं है, बल्कि फिर चूँकि इसके साथ इंसिडेंटली रमज़ान का आखिरा भी था, तो उसमें भी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ये, तो ये एक तो ये वजह है। और सऊदिया ने हमेशा, आप देखें कि उन्होंने डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल दिया था उस वक्त 2013 में, फिर अभी जो कुछ मसाले आपने कोट की, और हमेशा से बहुत से लोन्स लातादाद हैं जो सऊदिया ने राइट ऑफ की है उस वक्त, और शाही ख़ानदान के पाकिस्तान के साथ जो एक मोहब्बत के जज्बात हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मिल के, और फिर जो इस वक्त आप अगर देखें जियो स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान जिस तरीके से घिरा हुआ है, रवायती तौर पर तो हमारा सिर्फ मशरकी बॉर्डर होता था, ईस्टर्न, लेकिन अब कुछ अरसे से पहले वेस्टर्न बॉर्डर हमारा ये वाला अफ़गानिस्तान वाला जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और वो बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। फिर ईरान के साथ भी आप माजी में देखेंगे कुछ मामलात जो हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं हैं जो थे। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से भी फिर ज़ाहिर है रेलेवेंस ज़्यादा बन जाती है, मुआशी भी और स्ट्रेटेजिकली भी। डॉक्टर आमना साहिबा, अब ये दौरा वज़ीर आज़म का अब जो इस वक्त जारी है,
क्वेश्चन है कि अब सऊदी अरब में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तब्दीली आ रही है, वो ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं. इसमें हम पाकिस्तान को कैसे आप फिट इन करती हैं कि एक तो ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन जब स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात की बात है तो उसमें काफ़ी कुछ और रिक्वायर्ड होता है. जी बिल्कुल सही है. जो आपका सवाल है वो इतना रेलिवेंट है आजकल के लिहाज से कि अभी मैंने कोई लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमाया कारी करके तो एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है जो उनको स्किल्ड लेबर चाहिए. तो आप देखें दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन लोन्स लेना और डेफर पेमेंट पे चीज़ें लेना तो ये मजबूरी की हालत ही है ना कि पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन है और हम कभी भी नहीं चाहते कि हम इस बैगिंग की पोजीशन में जाएं. तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो हाईएस्ट रेमिटेंसेस हैं वो मिडल ईस्ट से आते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों नंबर 1 पे चले जाते हैं. तो अगर इस डेवलपमेंट के लिए हमारे जो लेबर क्लास स्किल्ड लेबर, फिर हमारी जो मैनेजमेंट स्किल जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और हमारे जो मैनेजर्स और हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड पीपल, और उसके साथ साथ फिर हमारे स्ट्रेटेजिक जो पीपल दे आर रिक्वायर्ड देयर. तो उसके लिए हमें रेलिवेंट स्किल चाहिए पाकिस्तान में, ताकि हमें फ़ौरन एक तो स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है इस्लामाबाद में, लेकिन इसके साथ हमें ना थोड़ी सी वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा. जो हमारा 68 का था 65 का 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने वो जो वोकेशनल कॉलेजेस बनाए थे उनको हमें मटीरियलाइज करना पड़ेगा. नए वोकेशनल कॉलेज बनाने के बजाय मेरा ख्याल है कि सिंस आई एम एजुकेशनिस्ट तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि एक एग्जिस्टिंग कॉलेज में वोकेशनल का अलग शोबा बना दिया जाए, उसके लिए 4 बंदे और एक लैब बना दी जाए. तो मेरा ख्याल है कि हम स्किल्ड लेबर का पूरा कर सकते हैं और इससे हमारी रेमिटेंसेस जो है मल्टाई फोल्ड हो सकते हैं और जो हमारा फाइनेंशियल क्रंच है वो भी एड्रेस हो सकता है. तो हमें बहुत ज़रूरत है इसकी ना. बिल्कुल ठीक. जनरल साहब, अभी ये इंजीनियर ने बात की थी कि ये कांस्टेंट है ये चीज़ कि सऊदी अरब पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, सिविल गवर्नमेंट हो, किसी भी सियासी जमात की हो, तो सऊदी अरब से ताल्लुकात से किसी किस्म का इनकार आप नहीं कर सकते. कोई अप एंड डाउन नहीं है, दीगर ममालिक के साथ आपके आ जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात आपके उसी अच्छे और दोस्ताना बुनियादों पर कायम रहे. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा है, ईरान का भी जिक्र किया, अफगानिस्तान और भारत तो ऑब्वियस है सबके सामने, उसमें हमारी कोऑपरेशन किस हद तक आगे जा सकती है? क्या सिर्फ फाइनेंशियल कोऑपरेशन ही काफ़ी होगी इसमें कि हमें इससे आगे बढ़ के कुछ करना होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में माजी में भी पाकिस्तान में आती रही और इंशाल्लाह आइंदा भी आती रहेगी. जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है उसका सबूत आपने 23 मार्च को देख लिया था कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर उस फंक्शन में मौजूद रहे और उसके बाद उनके साथ भी काफ़ी मामलात के ऊपर बातचीत हुई. सऊदी अरेबिया के अंदर जो है उनकी जो हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम कमिटेड है उसकी सिक्योरिटी, उसके डिफेंस के लिए. और इस सिलसिले में माजी में हमारे ब्रिगेड साइज की फौज भी वहाँ पे कई सालों से तैनात रही है. मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ. और साथ साथ सऊदी अरेबिया के जो सीनियर और मिड लेवल लीडरशिप है वो हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वो हर साल उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ से तरबियत हासिल करती है और इससे जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बढ़ती है. साथ ही हर साल दोनों ममालिक की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं और उसके कई डोमेन्स होते हैं, कई ज़ाविये होते हैं. तो ये तमाम वजूहात है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये कोऑपरेशन चलती रहेगी. जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो 3 बिलियन से ज़्यादा है सऊदी अरेबिया में और जिस तरह कहा गया कि उनकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है जी, वो भी इसी वजह से मेरे ख्याल में है और ये इंशाल्लाह आइंदा भी कायम रहेंगे. वेरी राइट. ब्रिगेडियर साहब, अभी जैसे इन्वेस्टमेंट और उसकी बात कर रहे थे, डॉक्टर आमना ने भी एक बात की इससे पहले कि स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशन की जानिब हम आए. एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि कॉपरेशन है, ख़ासतौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. 60s और 70s में जो यहाँ से पाकिस्तानी गए उन्होंने बड़ा अहम रोल अभी भी तक वो प्ले कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं. लेकिन अब जब पाकिस्तान से स्किल्ड लोग जाते हैं बाहर, चाहे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों या
ووکیشنل ٹریننگ کے بعد جائیں. سو ہم ایک نام دیتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے, لیکن آن دی ادر ہینڈ کہ اگر یہ لوگ باہر جا کے پاکستان میں ویلیویبل ریمیٹنسز بھیجتے ہیں سو وہ بھی تو بہت اہم ہے ہمارے لیے اکنامک سیکیورٹی کے لیے. ریڈیے صاحب. دیکھیں بالکل ضروری ہے, پاکستان کے ہماری مین پاور جو بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے بوسٹ آف اکانومی کرنے کے لیے سعودی عرب کی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جہاں وہ جا کے کام کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک پاکستان اور سعودی عرب کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں, بہت اچھے ہیں اور ٹائم ٹیسٹڈ ہیں لائک چائنا, اور ہر جگہ ہر دفعہ سعودی عرب ہمارے سے کھڑا. ابھی آپ جو بات ہوئی $3 بلین انہوں نے رول آؤٹ کر دیے ہیں آپ رکھنے کے لیے, لیکن ابھی جو وزٹ ہے امپورٹنٹ وہ ہے کہ جہاں پر وہ جا کے پرائم منسٹر پاکستان نے ظاہر ہے کہ محمد بن سلمان نے مبارک دیے کہ ہی ٹوک اوور دی چارج آف پرائم منسٹر پاکستان. دین دے مسٹ ہیو ڈسکسڈ, ایک تو امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ پیلسٹائن کے ایشو جو ڈسکس ہوا ہوگا اس کو بات کی ہوگی, اور جو $5 بلین سعودی عرب نے کمٹ کیے ہیں ایس آئی ایف سی میں انویسٹ کرنے کے لیے اس کی بات ہوئی ہے, اور وہ بھی ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں تاکہ پاکستان کو یہ ملے, اور یہ انویسٹمنٹ ہے. وی آر ایمفیسس ناؤ آن انویسٹمنٹ, ناٹ یہ جو ہم گرانٹ کی بات کرتے ہیں, ٹریڈ بٹ ناٹ ایڈ. یہ ایک بہت عام بات ہے, اور ظاہر پاکستان کے پرائم منسٹر کو انوائٹ بھی کریں گے ہم ان کا سلمان شوڈ وزٹ پاکستان آئیں, اور آ کے آنے سے بہت فرق پڑے, جو انٹریکشن ہوتا ہے ون ٹو ون ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک سر, ایک سوال اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کرنا چاہوں کہ اعلامیہ بھی ایک جاری ہوا ہے دونوں ممالک کے مابین جو گفتگو ہوئی ہے وفود کی سطح پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ, اور سرمایہ کاری, معاشی تعاون, اقتصادی تعاون, یہ سب اس پہ بڑھانے پر زور دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی صورتحال ہے خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہے, جو ریسنٹ اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے وہاں پہ, اور جنگ کیا چل رہی ہے, ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اس میں ایک تو او آئی سی کی اہمیت اور پاکستان کا ایک بڑا اہم مقام ہے کہ ڈیفنس وائز ہم بہت مضبوط ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سے بھی اپنی رکھتے ہیں ان دا کمیٹی آف نیشن. کیا رول ہم پلے کر سکتے ہیں جوائنٹلی, کلیکٹیولی, انڈیویجولی؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ او آئی سی. وہاں پر پاکستان ہے تو پٹ اینڈ ریزولوشن لے کے جائیں کہ کیونکہ سیکورٹی کونسل اس کو پاس کیا دیجیے سیز فائر کو. ناؤ all Islamic country and they must put exert pressure on Security Council and also America and European Union کہ please put pressure کہ اس کو جو hostilities ہیں چیز کی جائیں, جو ناتے فلسطینی کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور پوری دنیا تماشا کر رہی ہے. I think this bring a black spot on the face of Americans کو بھی جس طریقے سے وہ خاموش ہیں, اور پھر ایون ملٹری ایڈ اور دیتے جا رہے ہیں, جبکہ فرانس نے کہا جی کہ ہم ایڈ بند کریں گے, یورپین یونین پریشر ڈال رہی ہے, امریکن ایون ان کے ڈیموکریٹس نے یہ کہا جی کہ ان کے سینٹ نے اور کانگریس میں نے کہ اس کو بند کریں, بٹ مسٹر بائیڈن از ناٹ لسننگ. یہ سوچنے کی بات ہے پاکستان کو جب تک اسلامک منٹری خود اکٹھی نہیں ہوں گی, دے ہیو ٹو بی یونائٹیڈ on certain issues کے اوپر, and on that there should be no compromise. That is Palestine and number 2 کشمیر, کیونکہ Palestine is linked with کشمیر. اگر آج پیلسٹائن میں اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے ان کو پش اپ کرنے کے لیے ایجپٹ میں اور جارڈن میں, then پاکستان loses weakness on کشمیر. انڈیا بھی وہی کارروائی کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں لوگوں کو شہید کر رہا ہے جیسے سی آئی کے افغانستان میں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان is very proactive, very resourceful and it should be taking on all forums. اس کو جتنا ہی لیٹ کرنے کو انڈیا کی کاروائیاں اس پہ ابھی آتے ہیں آپ کے پاس, میں دوبارہ واپس آتا ہوں. انجینئر صاحب, ایک تو وزیر اعظم نے دعوت دی ہے پرنس محمد بن سلمان کو کہ پاکستان تشریف لائیں. عموماً ہم نے دیکھا کہ بڑے اہم ڈگنیٹریز آتے ہیں, ہر پاکستان آتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, معاہدے سائن ہوتے ہیں, ایم او یوز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا. تو بڑا اہم یہ دورہ ہوگا پرنس محمد بن سلمان کا, لیکن لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو اور جلد از جلد ہو. بالکل ایسے ہی انشاءاللہ ہوگا بھی. جو جیسے آپ نے بات کی کہ سعودیہ کی اکانومی سعودی عرب کی اب اوپن اپ ہو رہی ہے, یعنی اب وہ جو جدید رجحانات تھے اکانومک ڈیولپمنٹ کے, محض جو تیل پہ پرانا انحصار تھا وہ اس پہ اب اس کے قائل نہیں رہے. تو اس کے لیے ان کے لیے بھی یہ ایک, اگر آپ صرف پارٹنرشپ کے حساب میں بھی دیکھیں اس کو, وہ پیور جو را ایڈ ہوتی تھی ماضی میں وہ نہ دیکھیں, تو اس حوالے سے بھی پاکستان ایک پراسپیکٹو, جو پاکستان میں ریٹ آف ریٹرن ہے بزنسز کا اس وقت بھی باوجود ان خراب حالات پہ, وہ دنیا کا جو آئی آر آر جسے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں وہ ہائیسٹ ہے ان حالات کے باوجود, جب کہ انسیکیور ہے انویسٹمنٹ کے لیے. لیکن ایک سوال پوچھوں یہاں پہ کہ وہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بھی درست فرمایا, لیکن اب ایک پوائنٹ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پہ انویسٹرز جاتا ہے وہ
प्राइवेट कंसर्न, प्राइवेट पार्टी से यानी B2B एक मुआहदे हो रहे होते हैं और उसके बाद वो काम चलता है। यहाँ पे आप समझते हैं कि इस चीज़ से हमें निकलना है, क्योंकि अक्सर जो बड़ा सरमायाकार आता है वो सॉवरन गारंटीज मांगता है कि हुकूमत पाकिस्तान गारंटी दे ताकि उसको ये मुकम्मल तौर पे एतमाद हो कि उसका सरमाया महफूज रहेगा। इस सोच को हम कैसे तब्दील करें? देखिए उसके तो चंद तरीके हैं। मसलन मैं अगर सी पैक के जो की रोशनी में जो नज़दीक तरीन मुआहदे हुए उसमें भी देखें तो जो जितने भी उनके पास उन्होंने यहाँ पर एनर्जी के मुआहदे किए तो उसमें दो किस्म की सिक्योरिटीज़ थी, या जिसे आप आज आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं कि वो उस सूरत में उन्होंने लिया या सॉवरन गारंटीज़ की सूरत में लिया। तो ये चूँकि एक ट्रांजिशन फेज़ है, जबकि अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर अभी उस मयार पे नहीं पहुँचा कि वो इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट्स कर सके। वो हो रहे हैं लेकिन उसमें वो उसी तरह हो रहा है कि एक गाय और एक मुर्गी का बेसिकली वो पार्टनरशिप होती है जो जेवीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही हैं। बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर में हमारे बहुत सी जो इंटरनेशनल जायंट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं चाइना की या दीगर ममालिक की, कोरिया की, वो दे एंटर इनटू पार्टनरशिप विद लोकल और फिर उसके बाद वो जॉइंटली यहाँ पर को वेंचर करते हैं। लेकिन ये एक ट्रांजिशन है तो इसके अंदर जाहिर है अगर वो उस ट्रांजिशन में से टोटली उस प्राइवेट पे जाने के लिए शायद थोड़ा सा भी टाइम लगे, लेकिन उनकी भी तो देखें ना जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो वो भी तो कुछ बुनियादी गारंटी एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ, अगर प्रॉफिट का ना सही लेकिन एटलीस्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट में। ठीक, डॉक्टर साहिबा, अब ये जो मुआहदे हुए हैं और उसमें $5 अरब की एक सरमायाकारी इनिशियली उसको फौरी तौर पर स्टार्ट करने की बात की गई है, हमने ये देखा है कि मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट और या शरीफ फैमिली जो है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब की जो भी वहाँ पे रॉयल फैमिली है उसके साथ। तो माजी में मतलब जो अगर कभी स्लो पेस रहा है ऐसे चीज़ों का, तो इस दफ़ा कुछ फ़र्क हम देखेंगे आपके ख्याल में या नहीं? मेरा ख्याल है कि शहजाद इंजीनियर साहब ने भी मेंशन किया था कि जो सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है वो अबव बोर्ड है और वो पाकिस्तानी नेशन के साथ है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ है, हूसोएवर इज़ इन कंट्रोल। ये हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगी कि जो गवर्नमेंट ज़्यादा इनिशिएटिव लेगी वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप उनके पास कोई इनिशिएटिव लेके ही नहीं जाएंगे, आप सजेशंस लेके ही नहीं जाएंगे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन तो जाहिर है कि वो लेकिन आपको याद होगा कि बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उसमें कुछ ऐसे फैसले किए गए जिससे सऊदी हुकूमत पाकिस्तान से नाराज़ रही, पाकिस्तानी हुकूमत से, और उन्होंने कई दफ़ा अपना ये कंसर्न भी शो किया। जी मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर जब आप कोई उनके पास अच्छी चीज़ लेके ही नहीं जाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर ही नहीं करेंगे, कोई डील ही नहीं करना चाहेंगे, तो फिर अगले खुद से तो आके नहीं करेंगे ना। दे हैव नंबर ऑफ अदर एवेन्यूज़। तो वो इंडिया चले गए, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ऑफ़र करेंगे जो उनके बेनिफिट्स हो। देखिए ब्रदरली रिलेशनशिप अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो मुल्कों के ताल्लुकात हैं ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। अगर आपका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो फिर वही बात है कि आपको 100 टन खजूरें भिजवा देंगे तबरुक के तौर पे। तो हमें वहाँ पे नहीं रहना, हमें अपने सॉवरेन नेशंस की तरह चलना है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो अभी मेरे कोलीग मेंशन कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं और सऊदी अरब में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये सारी दुनिया में ऐसे होता है। जो आपने अभी कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और TORs जो है वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं, दोनों गवर्नमेंट्स तय करती हैं और बाकी उसके मुताबिक चलते हैं। तो हमें जिस वक्त भी हम नए अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे होते हैं उसके ट्रू बेनिफिट्स अगर हो जाएं और वो नेशन को भी ट्रांसफ़र हो, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी की जाए और रूल ऑफ लॉ के तहत ही चला जाए। एक फ्रेमवर्क सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत बनाए और उसमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे प्राइवेट कंसर्न और फिर ये कि सिंस वी आर अ डेमोक्रेसी तो फिर उसके लिए सारी नेशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। जनरल साहब, अभी बात हो रही थी, जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि कैसे मुस्लिम जो इस वक्त उम्मा है उसको मुत्तहिद होकर ऐसे इश्यूज पे बात करने की ज़रूरत है। एक अपोलोजेटिक अप्रोच ली जाती है कि जी मज़हब की बुनियाद पर जो है वो इस किस्म का काम जो है बड़ा मुश्किल होता है, स्टेट टू स्टेट रिलेशन है या अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन एक चीज़, जब एंटी सेमिटिज्म लॉज पास हुए और उसके बाद अगर आप हॉलोकॉस्ट, एंटी हॉलोकॉस्ट बात करेंगे या उसको डिनाई करेंगे तब भी आपको जो है जेल जाना पड़ेगा यूरोप में। सो जब ज्यूज़ के हवाले से ये कानून साजी यूरोप जैसे माशरे में हो सकती है, तो फिर क्या वजह है कि अगर फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्टिव या एक्शनेबल कोई ऐसा काम ना किया जा सके? जनरल साहब जी अच्छा, अब पहले मैं ये सऊदी अरेबिया के साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उस पर यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान ने रिसेंट पास में GCC के साथ
बहुत सारे मुआहदे किए हैं, और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया भी GCC का हिस्सा है। और उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि माजी में उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा था, वो भी फैसले हो गए हैं। वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल में डेवलपमेंट है, और उससे भी दोनों ममालिक को फायदा होगा। अच्छा, जहाँ तक OIC का ताल्लुक है, देखें OIC में कोई एक मुल्क जो है कोई फैसला नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सारे डिसीजन जो हैं वो कंसेंसस के ऊपर होते हैं। उन्हें ये चाहिए कि उसका जो चार्टर है उसमें कोई अगर तब्दीली आ जाए तो मेजॉरिटी ओपिनियन के बेस के ऊपर अगर फैसले होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन पास होंगे, वो आएंगे, चाहे वो पैलेस्टाइन के मुतालिक हो, चाहे वो कश्मीर के मुतालिक हो। और पर्टिकुलरली जो सेक्रेटरी जनरल है, मेरा ख्याल ये है कि OIC में उसको रोटेट होना चाहिए। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर वो रोटेट होगा तो उससे भी मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा। वेरी राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी इंडिया के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, और लेवरेज की एक बात की थी अभी मैं यहाँ से स्टूडियो में जो मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अब इशू इज़ दिस कि जब हम अपने दोस्त ममालिक से मदद के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब भारत है एक, उसने अपने आप को, ठीक है जो भी उसका रवैया है, और जैसे वो इस वक्त स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ऊपर तुला हुआ है, लेकिन उसने माशी तौर पे भी अपने आप को एक मजबूत किया। अब वो सबसे बड़ा इंपोर्टर इस वक्त खित्ते का बन गया है ऑयल का। सो वो लेवरेज जो वो कर रहा है और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे फिर हमारी पोजीशन क्या हो जाती है? और इस वक्त जो भारत की ज़्यादतियाँ हैं पाकिस्तान या दुनिया भर में जो ममालिक हैं उनके साथ, उसमें फिर अगर आप जब इकट्ठा करने की बात करेंगे, सो ये लेवरेज जो वो इस्तेमाल कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका क्या किरदार होगा और उसको माइनस कैसे किया जाएगा? देखिए, इंडिया अपनी पोजीशन को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है। नंबर 1 कि वो ही बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान, सीपैक, बलूचिस्तान के लिए, और फिर आप लद्दाख में देखें चाइना के खिलाफ, और फिर साउथ चाइना सी में जो उनको थ्रेट्स हैं उनके लिए भी उनको यूज़ करते हैं। देव ऑलरेडी इनको एक ग्रुप उनका बने हुए 2+2, अमेरिका, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, जापान और पाकिस्तान, ये इंडिया है, वो है। तो उनके एक तो तजारती प्लस उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। नंबर 2 बात ये कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी प्रोएक्टिव। हम उतने प्रोएक्टिव नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। जो कुछ वो इंडिया पाकिस्तान में करता रहा है और कर रहा है, हम उसको प्रॉपर्ली वॉइस नहीं करते हैं। OIC के लेवल पे मैंने इसलिए बात की थी, देखें यहाँ कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं होती है। क्या कोई रीज़न है कि पैलेस्टीन के ऊपर इस्लामिक ममालिक और मिलिटेंट कंट्री ना हो? आपको क्या ठीक है मुल्की मफादात तो हैं, कहीं ना कहीं तो मुसलमान के अपने मफादात भी। यूरोपियन यूनियन को देख लें कैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं, नेटो को देख लें। तो कहीं हमें नाउ वी हैव शोन इतनी वीकनेस। क्या आप मुझे बताएं, आज तक कोई OIC इजलास हुआ है? क्या उन्होंने कंडेम किया है? क्या वहाँ से कोई रेजोल्यूशन जा रहा है? वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में अभी सीज़फायर हुई है ना, इजराइल इज किलिंग उनको, पैलेस्टीनियंस को। अच्छा एक, तो एक ये हमारी ब्रिगेड साहब आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहा प्रोएक्टिव नहीं होते, हम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर हमने एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी है, उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा किरदार है। आप भारत की मिसाल लें, अमेरिका की मिसाल लें कि वहाँ पे रॉ या CIA या उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरीके से पब्लिक डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं। आए दिन आप रोज़ ऐसी मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं कि जो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को या हमारी जो एजेंसीज हैं उनको विलन बना के वो पेश किया जाता है और लोगों पर असर डालता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम का इजरा, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और छोटे दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। FBR की टैक्स आसान ऐप, FBR पोर्टल या टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और एडवांस टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत, जबकि माली साल 2023 के नॉन फाइलर्स रिटर्न फाइल करने पर एडवांस टैक्स की माहाना अदायगी पर 25% मजीद रियायत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है, जिसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मुल्क की तामीर और तरक्की में FBR का साथ निभाएं। FBR
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हकीकत को बना के पेश नहीं कर सकते, इसमें हमारा कैसे फिर इसमें रोल होगा, सिंस यू हैव अ मिलिट्री बैकग्राउंड? जो सवाल आपसे रेलेवेंट है आप मुझे बताएं, मीडिया की बात करें सर। कितना पैलेस्टाइन के ऊपर डिस्कशन होती हैं, कितने कश्मीर के ऊपर डिस्कशन होते हैं, कितनी टेररिज्म के ऊपर डिस्कशन होती हैं? वेरी लिमिटेड, बिकॉज यू नीड ऑल रेटिंग मीडिया में। वहाँ पर जाके जी वो सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस ने लेटर लिख दिया, उसके बाद ये हाई कोर्ट की लाइव 2-2, 3-3, 4-4 दिन लाइव कवरेज, सब कुछ खत्म हो गया। कोई वाटर क्राइसिस की बात नहीं करता, पाकिस्तान की इकॉनमी की हम बहुत कम बात करते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ। क्या आपने कभी प्रोग्राम देखे इंडिया में देखे? एक इशू होता है वो ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं, बिकॉज आई कीप गोइंग ऑन इंडियन चैनल्स, तो वो उसको ढोल बजाते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर। हमारे मीडिया हैज टू बी फोकस, दे हैज टू बी गिवन डायरेक्शन बाय पैमरा एंड बाय अदर पीपल कि जी आपने ये इतना इतना टाइम ऑन एयर हर चैनल ने इन टॉपिक्स को देना विद द नेशनल इंटरेस्ट। सीपैक के ऊपर सिक्योरिटी के लिए आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एनवायरमेंट्स आर नॉट गुड, टेररिज्म हो रहा है, रोजाना हो रहा है, ऑन द कंट्री यूएई इज अ सेफ कंट्री, इंडिया इज सेफ, हर किसी को लिबरल वहाँ पर है, आज़ादी है उनको हर चीज़ की, दुबई में आज़ादी है, पाकिस्तान में क्यों कोई आएगा? हमें ये सोचने की बात है। लेकिन सर इसमें सॉरी एक सवाल और करना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ता हूँ आपसे ही। ये आपने ये बात कर दी, पैमरा जो है वो टीवी चैनल्स को इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए पाबंद, आपके ख्याल में ये मुनासिब रहेगा? बड़े ममालिक में देखें कि इवन अगर प्रेसिडेंट ने भी स्पीच करनी है या वज़ीर आज़म ने करनी है तो टाइम जो स्लॉट है या जो टाइम है वो ख़रीदा जाता है टीवी चैनल से, ना कि उनको इस चीज़ पे पाबंद किया जाता है कि आपने लाजमी वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट की जो है स्पीच दिखानी है। सो बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर ले और उसके बाद जो है वो ख़ास तौर पे जिस तरफ मैंने इशारा किया था, प्रोग्राम्स की बात अपनी जगह पे, लेकिन जो इसकी मूवीज़ हैं जो स्टेट स्पॉन्सर कर सकती है या फैसिलिटेट एटलीस्ट कर सकती है? देखें, बात ये कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, आपके पास अपने ये कैमरा है, आपके पास और रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के पास और रिसोर्सेज होते हैं। यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन मीडिया के ऊपर, यू नीड टू ब्रिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन द सेम एक ग्रिड के ऊपर लाने की जरूरत है। इस वक्त बहुत पोलराइज सोसाइटी है हमारी, इसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम दैट द होल नेशन शुड बी यूनाइटेड। वेरी राइट। वन ऑफ एक नैरेटिव ये कि जो वो कर रहे हैं कि फौज और अवाम को डिवाइड करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा नैरेटिव क्लियर होना चाहिए कि कैसे कौन कर रही हो, ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया उसको कैसे कंट्रोल। वी आर नॉट डूइंग नथिंग, हम वो उस तरह करते हैं जिस तरह इंडियंस कर रहे हैं। ठीक, इंजीनियर साहब एक जनरल साहब से क्वेश्चन करके आपकी जाने जनरल साहब, इस पे अगर कुछ आप बोलना चाहें, आप भी
सीनियर बीइंग अ सीनियर एक्स सोल्जर के आप अगर आप मेरे ख्याल में आपका इशारा कुछ ऐसी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ है जो कि आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाई जा रही सर है। शुरू से भारत को देख लें बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, खैर वो अमेरिका में CIA या हॉलीवुड तो इस पे था ही था, लेकिन आप नहीं समझते लोग असर लेते हैं कि अगर हमने बात करनी है एग्रेसिव पब्लिक डिप्लोमेसी की तो ये वो एरिया है कि जिसको हमने टैप करना है। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर आऊंगा इस बात की तरफ कि देखें ये जो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, नेटफ्लिक्स जैसे, और जिनका जो मंथली रेंटल है वो सिर्फ 800 रुपए है, अफोर्डेबल भी है और आजकल हर घर में है। उसके ऊपर मेरे ख्याल में जो डॉक्यूमेंट्रीज है, ऑल्दो वहां पे तो हर चीज कमर्शलाइज्ड है, लेकिन इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और साथ ही जो उनकी दूसरी मिनिस्ट्रीज है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनका काम ही यही है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को डिस्क्रेडिट करें हर तरीके से। और उससे पहले कश्मीर के मुतालिक, उसके बाद पाक चाइना रिलेशन के मुतालिक ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनाते रहते हैं। उसका मेरे ख्याल में जवाब ये है कि हमें भी इस तरह की एफर्ट्स करनी चाहिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर चाहे हो चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो, ताकि कम से कम जो प्रोपेगेंडा वहां से हो रहा है उसका कुछ ना कुछ जो है वो इसको एक तोड़ हम निकाल सकें। ठीक ठीक, इंजीनियर साहब अगर इस पे कुछ बोलना चाहें, और ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर कम से कम और अगर वो फैसिलिटेट करना है तो एक्सेस अक्सर औकात मीडिया एक्सेस भी मांग रहा होता है कि भारतीय प्रोपेगेंडा है इसको किल करने के लिए, और मतलब साथ साथ अब ज़ाहिर आप गवर्नमेंट में तो ये आप ही का काम है कि आप एक्सेस दिलाते हैं कि नहीं हमें। बिल्कुल जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ। नेशनल इंटीग्रिटी की जो एक नेमत है और मुल्की सलामती की, इसकी अगर कीमत भी कोई बजट में से लगा दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और ये जो पैमरा का सलूशन है ये कोई सलूशन नहीं है, चूँकि एज़ पर लॉ भी उसकी इजाज़त नहीं है, वो तो चलें गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो मीडिया के जो हमारे कारपर्दाजान हैं या जो एंकर्स की एक कम्युनिटी है, उनको भी किसी हद तक चले अनऑफिशली से ही उनके जहन में ये होना चाहिए कि कुछ कंपोनेंट हमारा जो नेशनल इंटीग्रिटी के मतलब है उसमें हम ड्यूटी बाउंड है एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, तो वो भी हो। लेकिन ये अभी जदीद रुझानात जिस तरफ आपने इशारा किया कि आपने मूवीज़ तो बनानी ही बनानी है, तो उसी के अंदर आप उसकी मिसाल है भाई ISPR की कुछ ड्रामाज या मूवीज आए जिन्होंने अच्छा बनाए भी हैं, असर डाला, बने और हमारे सामने चले वो। और आप सिंस आप लोगों से मिलते हैं, आपके ख्याल में ये वाकई असर डालते हैं? और ये असर डालते हैं। देखे ना इस वक्त जो किताब थी, जो किताब एक बड़ी फितरी चीज़ थी जो इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसका अब असर कम इसलिए हो गया कि ना किसी के पास इतना टाइम है ना रिसोर्सेज है। उसके मुकाबले में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये वाला आया जिस पे हम बैठे हुए हैं, इसका भी अब वो वाली चीज़ नहीं रही। तो अब ये सोशल मीडिया पे या पेड टाइमिंग पे या हमारे आपके प्रोग्राम भी लोग ज़्यादा वो किसी और वक्त पे देखते हैं जाके इंटरनेट पे इंस्टेड ऑफ उस टाइम में देख के। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी तजवीज़ है और निस्बतन इकोनॉमिकल भी है, और मतलब इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। अगर प्राइवेट उसमें लोग इन्वॉल्व, आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो मूवीज बनी जिसका मौजू हुब्बुल वतनी थी, बिल्कुल वो बड़ी पॉपुलर पजीराई हासिल की। और इंडिया में ये जो बॉलीवुड है वो उन्होंने इस हथियार को इस्तेमाल एग्जैक्टली। अच्छा, जब ये गार्डियन की रिपोर्ट आई कि रॉ ने 20 पाकिस्तानियों को कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो है वो कत्ल करवाया है, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर उनका ओपनली एडमिट कर रहा है इस चीज़ को कि जी हम मारेंगे, आगे भी जाके मारेंगे। अब वो मसला नहीं है कि अगर इतने रिसोर्सेज के साथ एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी किराए के कातिल को पैसे देती है तो वो मतलब कोई इतनी बड़ी कमाल नहीं किया, मतलब, लेकिन ये तो अपने उसके कॉन्शियस और अपनी अप्रोच की बात है। हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए इस पर? देखिए, हमारा रिस्पांस तो वही होना चाहिए जो एक महज़ब मुल्क का होता है। जहाँ तक हमारी टेरिटोरियल जो लिमिट्स हैं और हमारी बाउंड्रीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का जब तक सवाल है तो वो तो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी माइट को जो है वो साबित की है। चाहे रिटेलिएशन का मौका आए, ईरान का भी मामला हुआ, अफ़गानिस्तान का हुआ, इंडिया का हुआ, या आप डिफेंस के हवाले से, वो तो ठीक है। लेकिन महल इस हद तक कोई शहरियों के कत्लेआम में जिस तरह भारत ने किया, ये भारत का कोई अच्छा इमेज नहीं हुआ। लेकिन ये वो उस रवायती नंबरदारी का जो एक एटीट्यूड होता है उसके इजहार का उन्होंने ये उससे ज़रिया किया, जो ओपनली कन्फेस किया। पता सबको था कि ये वारदातें कहाँ से हुई हैं और कैसे हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये कन्फेशन भी उस
جو رونت کے جو رویہ ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کے پیچھے ان کا جو ابھی معاشی جو ان کے بیرومیٹرز ہیں جو بڑی تیزی سے اوپر گئے، ان کا بھی حصہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک۔ اور ساتھ ملٹری مائٹ کا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ صرف کیا الیکشن ریلیٹڈ ایک ہائپ ہے بھارت کے اندر کہ وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انہوں نے ایک کانسٹنٹ پالیسی کے طور پہ اس کو اپنا لیا ہے؟ شہزاد میں پہلے ایک دو بات ہے، میرے جو سب پینلسٹ بات کر رہے تھے اس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہمیں جو بہت او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ موویز بنانی چاہیے، انجینئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹائم ایلوکیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا آپ کے بچپن میں بھی، میرے بچپن میں فلم تھی یہ امن، ریاض شاہد کی بہت کلاسک مووی تھی، اور شاید میں جب چھوٹی تھی تو مجھے اس فلم کو دیکھ کے پتہ چلا کہ کشمیر کا مسئلہ کتنا امپورٹنٹ ہے نا۔ تو یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ ریسورسز کی ایلوکیشن کی، ریسورسز لمیٹڈ ہے نا، تو اس کی ایلوکیشن کا ایشو ہے۔ تو اس پہ اگر اس کو جیسے پی این سی اے ہے اس طرح کوئی ڈرامہ سٹیج کر دے، جیسے پی ٹی وی ہے یہ اس کو کوئی ٹیلی فلم سپانسر کر دے، تو پھر وہ نیٹ فلکس پہ بھی جائے گی، وہ پھر سوشل میڈیا پہ بھی جائے گی، پھر اس کو سب دیکھیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو میڈیا ٹائم ایلوکیشن کی بات ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے آپ کی میڈیا میں جو ایجنڈا سیٹنگ کا ہوتا ہے، ایجنڈا سیٹنگ کہیں اور کی جاتی ہے اور پھر وہ چینل اس کو فالو کرتا ہے نا۔ ایک اکانومی کا پروگرام اگر 1 گھنٹے کا چلا جائے تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا ایک پروگرام کشمیر میگزین بھی ہوتا تھا جو ڈیلی ہوتا تھا کہیں پی ٹی وی پہ نا، ابھی بھی ہوتا تو ہے پروگرام کشمیر میگزین ہمارا۔ ہاں میں فرائیڈے سنڈے والے پروگرام میں تو میں ریگولر کنٹریبیوٹر ہوں، میں اس میں آتی ہوں، لیکن یہ کہ وہ اگر ڈیلی آدھے گھنٹے کا چلا جائے، آن ایئر چلا جائے، تو ڈیلی اپ ڈیٹ کر دیا جائے کہ اب کتنے دن ہو گئے اور کیا ہو گیا ہے، تو اس میں اسٹیٹ میڈیا جو کر رہا ہوتا ہے وہ باقی سارے اس کو خود ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں ریٹنگ کے اس پہ نا۔ اور پھر وہ جیسے انجینئر صاحب مینشن کر رہے تھے کہ یہ سب چیزیں پھر نیٹ ورک پہ پڑی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے علاوہ بھی پڑی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ جس وقت وہ کوئی ایک چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو انہیں بہت چیزیں اس پہ مل جاتی ہیں اور اس کو فالو کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو میں آپ کے پہلے والے میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک یہ کہ او آئی سی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جیسے کہ ابھی جنرل صاحب نے رائٹلی مینشن کیا کہ وہاں پہ یونینیمس ڈیسیژن ہونا ہوتا ہے، میجورٹی سے نہیں ہونا ہوتا، تو اس کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی میکینزم طے نہیں ہو سکا۔ پہلا اجلاس تو ہوا او آئی سی کا، لیکن یہ میکینزم طے نہیں ہو سکا۔ اس پہ تو سب ایگری کر رہے تھے کہ اگریشن ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن دوسرے یہ بھارت کی پالیسی ہے، مطلب یہ صرف الیکشن پلائز ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں انڈیا نے 2 گینز کیے ہیں۔ ایک تو انڈیا چاہتا تھا کہ وہ اپنے جو دیکھیں 3 طرح کے ووٹر ہیں نا جو انڈیا میں، ایک تو ہارڈ لائنر ہندو ووٹر ہے جو آر ایس ایس کا آئیڈیالوگ ووٹر ہے، دوسرا ووٹر ہے جو کہ سیکولر ووٹر ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوگا ڈیفینیٹلی، وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کی بقا سیکولرزم میں ہے۔ ایک ہوتا ہے فلکچویٹنگ ووٹر جو کہ پاور ڈائنامکس کے ساتھ جاتا ہے، وہ اس پاور ڈائنامکس ووٹر کو ایڈریس کریں اور ہارڈ لائنر کو خوش کریں، کہ ہارڈ لائنر کو یہ بتا رہے ہیں کہ وی آر ویری ہارش آن پاکستان، کیونکہ پاکستان کا کارڈ از ویری امپورٹنٹ ان انڈین الیکشن۔ وہ کبھی ایسا انڈین الیکشن ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جس میں پاکستان کارڈ نہ یوز ہوتا، اور وہ دکھاتے کہ جی پاکستان کو تو ہم نے کرش کر دیا، پاکستان کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا، دو اٹس ناٹ ریالٹی۔ پاکستان سروائیو کر رہا ہے، فلورش کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، انڈیا کی خواہشات ساری پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک تو انہوں نے یہ گین کیا۔ دوسرے میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریٹجیکلی کیونکہ اس وقت پوری دنیا نے انڈیا کو الائنس میں لیا ہوا ہے نا، اور وہ ان کی اکانومی، ان کی اسٹریٹجک اور ان کی جیو پالیٹکس ہر چیز ان سے وابستہ ہے، تو انڈیا اس وقت یہ کلیم کر کے اسرٹ کر رہا ہے کہ ہم کتنے ڈومینیٹنگ ہیں، کہ ہم اس کے باوجود بھی کہ سارے ویسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے اور ہم کہیں پہ چاہیں تو کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو رسپانس یاد ہے جو کینیڈین پرائم منسٹر کا آیا تھا کہ اٹ از دا بریچ آف آور سوورینٹی، تو اگر وہ ہماری سوورینٹی کر رہے ہیں تو وہ ان کی بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ریئیکشن صرف ہماری طرف سے نہیں آنا چاہیے، وی شوڈ ہیو کولیبریٹ ود آور ویسٹرن فرینڈس، کہ دیکھیں سوورینٹی جو ہے وہ ان کی بھی بریچ ہوئی، ہماری بھی ہوئی ہے، آپ کی بھی ہوئی ہے، تو جو ہمیں ایک کامن لائنز لینی چاہیے کہ ہاؤ انڈیا ڈیئر ٹو۔ ٹھیک جنرل صاحب، یہ تو کوئی ایسی بہادری کی بات نہیں ہے کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دے کے کسی ملک میں جو ہے اس قسم کی کارروائیاں کروائیں، مطلب اس پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا اگر آپ کی یہ ایک حکمت عملی بھی ہے ریاست کی جو بھارت اس وقت لے کے چل رہا ہے۔ کوسچن از دس کہ پاکستان کا ایک تو رسپانس، اور دوسرا کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، خطے میں امن کے لیے جو ہے تمام ملکوں کو معاشی طور پہ بھی اکٹھا ہونا پڑے گا، لیکن اس سوچ کے ساتھ جب دوسری سرحد پار سے یہ سوچ اتنی مضبوط ہو چکی ہو تو پھر تو یہ ایک ایسا خام خیالی ہے کہ جس کو سوچنا بھی میرے خیال میں وقت کا ضیاع ہے، کیا کہیں گے؟
دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو گارڈین کی سٹوری ہے اس کی ٹائمنگ اگر آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر 19 اپریل میں انڈین الیکشن ہے تو اس وقت اس طرح کی سٹوری آنا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انڈین نے خود کمیشن کیا ہو الیکشنز یا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے ووٹ لینے کے لیے سوائے مندر کے، سوائے ڈیوائڈ اینڈ رول کے، سوائے پاکستان بیشنگ کے یا کشمیر بیشنگ کے. ٹھیک ہے، دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان از اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ وی بلیو ان اسٹریٹجک ریسٹرینٹ. اس طرح کی اگر کوئی ریٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں الیکشنز جیتنے کے لیے تو اس کے اوپر ہم امیڈیٹلی ریئیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ریئیکٹ کریں گے تو آئی تھنک ہم انہی کا گیم کھیلیں گے اور شاید اس کو اور پلے کریں ووٹ لینے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ دیکھیں پاکستان کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں، رسپانس آپشنز جو ہیں اس میں روایتی آپشنز بھی ہیں، غیر روایتی بھی ہیں، نیم روایتی بھی ہیں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک آپشنز کے علاوہ، اور ہم نے کچھ کو انڈیکیٹ بھی کیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اس فورم پہ ان کا بات نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس سائبر آپشنز بھی ہیں، اور ہمارے پاس اب ہونا یہ چاہیے کہ جن ممالک کو انڈیا استعمال کر رہا ہے، یہاں پہ اسپیسیفکلی یو اے ای کا ذکر ہے، تو وہاں پہ میرے خیال میں ہمیں ویجیلنس بڑھانی ہوگی. اور اگر وہاں پہ ان کے کوئی را کے سلیپر سیلز ہیں یا پاکستان کے اندر بھی سلیپر سیلز ہیں، وہ میرے خیال میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے لیجٹیمیٹ ٹارگٹس ہے کہ ان کا سراغ لگایا جائے اور ان کو کسی نہ کسی طرح اپروٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اسی طرح جو ان کے جو مالی مددگار ہیں، ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اس کو ٹریس کریں، اس کو ختم کریں. اور ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کی وجہ سے ہماری ڈیٹرنس ایروڈ ہو رہی ہیں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا، اور وہ ٹائم ہماری چوزنگ کا جنرل ہوگا. صاحب ایک یہاں پہ پوائنٹ ہے سر، پوائنٹ یہ کہ امریکہ میں رشین یا رشیا میں امریکن جو ہے سلیپر سیلز ہیں یا ان کے جو ایجنٹس ہیں، ان کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاتا. آئے دن ان کے میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، مطلب ڈسپائٹ آل دیز ریسورسز اور اتنی بڑی انٹیلیجنس نیٹ ورک کے باوجود وہ روکنے میں اگر ناکام رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کاروائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ سوچ لیں، اگرچہ پاکستان کے ذہن میں اور دل میں تو یہ سوچ ہے کہ ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی وہاں پہ کہ ہم سایوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بالکل یہ تو سوچ تو نہیں. ابھی دیکھیں جو پریزنٹ گورنمنٹ آئی ہے، انیشلی کچھ ایسی بات چیت چل رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہم شاید ٹریڈ کو ریزیوم کریں، لیکن وہ اگر اس طرح کے حرکات کریں گے، اس طرح کے بیانات کریں گے تو وہ خود ہی اس طرح کی جو وشز ہیں اس کو سکٹل کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں جو گارڈین رپورٹ ہے، انہوں نے 20 پاکستانیوں کا ذکر کیا کہ ان کو قتل ہوا ہے 2020 سے لے کے 2024 کے درمیان. اس میں بہت ساری ایگزیجریشن بھی شامل ہے. ہمارے فورن آفس کے رپورٹ کے مطابق، جو کہ جنوری آف دس ایئر میں رپورٹ شائع ہوئی تھی، صرف 2 ایسے پاکستانی ہیں جن کو ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ انڈینز نے قتل کیا تھا. ہمارے پاس نیمز ہیں، پلیسز ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ کچھ اور ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بارے میں سب کو آگاہ کیا جائے گا. ویری رائٹ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ایویڈنس موجود ہے اس کو بھی میرے خیال میں اپنی میڈیا کے ساتھ، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کا اپنا جو ایک ایفیکٹ ہے وہ شروع ہو جائے. ویری رائٹ. فائنلی بریگیڈیئر صاحب، آپ کے خیال میں کہ یہ صرف الیکشن سے پہلے ہی اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، جنرل صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ وہاں پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہے بی جے پی کی، جیسے کہا گیا کہ جو کانگریس کا جو منشور ہے وہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ کا منشور ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ. سو کیا الیکشن کے بعد ہم کوئی تبدیلی دیکھ پائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی جارحانہ اور اخلاق سے اور قانون سے گری ہوئی جو حرکتیں ہیں وہ بھارت کی جاری رہیں گی؟ دیکھیں راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بڑی میجر رسپانس ہے. اس نے الیکشن میں بینیفٹ لینے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس نے کنفیس کیا تھا ڈیفینس منسٹر، سو شوڈ وی کیپ کوائٹ اور وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو دی رائٹ فورمز. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں ہم ہر بات نہیں ایکسیپٹ کر، یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں ایک ہفتے بعد ہم سب بھول جائیں گے.
दिस इज द पिटफॉल इन आवर सिस्टम. हमें चाहिए कि इसको फॉलो करके रखें. कुलभूषण जाधव के केस को हमने अब डॉर्मेंट किया हुआ है. वी मस्ट अगेन ओपन इट, ताकि इनको पता चले कि हाउ द वर्ल्ड शुड नो कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है. फाइनेंशियल भी कर रहा है, डायरेक्ट टेररिज्म भी कर रहा है. अजीत डोभाल ने कई दफ़ा थ्रेट किया है, बलूचिस्तान में देसी हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, अफगानिस्तान में बैठ के जो कुछ कर रहे हैं. इसके लिए नाउ वी शुड नॉट कीप क्वाइट. ये इनकी मेंटालिटी है एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज की, कि जब तक इनके सर पे डंडा नहीं मारेंगे दे विल नॉट लिसन टू अस. आपको चाहिए कि इस केस को खोलें, ये कुलभूषण जाधव को टेक इट लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल एंड के ऊपर लेके जाएं. आईसीजे के डिसीजन को कौन दुनिया में मानता है, मुझे बताइए. क्या चाइना ने माना साउथ चाइना सी के ऊपर डिसीजन आया? क्या अमेरिकन ने माना? क्या इजराइल ने माना? या इंडिया ने माना? सो हर चीज़ को हम लेके बैठ जाते हैं. आई थिंक उनका बड़ा क्लियर वेग डिसीजन था. वी हैव टेक इट फॉरवर्ड, ताकि इनकी जब दुम पे पाव होगा देन दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज. पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट, वी आर सफरिंग, एंड आई थिंक वी हैव टू मेक अ फुल स्टॉप. सेकंड, ये जो बात है कि ये इलेक्शन पहले ये अभी और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले पुलवामा के बाद किया था. अभी भी ये जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ इंडियन पब्लिक वोट के लिए. इसलिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज तो हर वक्त तैयार हैं. दे आर ऑलवेज. हमने 27 फरवरी 2019 को इनको बता दिया था कि अगर हम 4 कब्जे मारे हैं, हमने आपके 2 जहाज गिराए, हेलीकॉप्टर आपने खुद गिराया. इनके चीफ को वार्निंग है, यू आर इन आवर टारगेट, हम आपको छोड़ रहे हैं. आई थिंक दिस इज द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड. इसलिए इस वक्त कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी करें जिससे इंडियन को, जब ट्रेड की बात है, देखें आज ट्रेड कर ले मीन्स पाकिस्तान ने कश्मीर के इंडियन स्टांस को एक्सेप्ट कर लिया. वो टेररिज्म कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. जो वो बीएलए के थ्रू बलूचिस्तान में सीपीए को करें, एक्सेप्ट करें. सो ये सारी चीज़ों एनालिसिस करके देन वी हैव टू गिव आउट कोऑर्डिनेटेड रिस्पांसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. वेरी वेल सेड. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, इंजीनियर कमर इस्लाम साहब, आपका भी शुक्रिया. डॉक्टर आमना महमूद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी. नाज़रीन, तो आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़.